व्योमा आईएएस के इस मंच से सभी संस्कृत श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। हमारा प्रकरण चल रहा था कि कैसे प्रश्नों को किया जाए, कैसे प्रश्नों को लिखा जाए, क्योंकि प्रश्नोत्तर लेखन में यदि गुणवत्ता दिखाई देती है, प्रश्नोत्तर लेखन में यदि हम शुद्धता का निर्वाह कर पाते हैं तो निश्चित जानिए कि आपके प्रश्नों का जो मूल्यांकन होता है वो बढ़िया होता है। तो उस हिसाब से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सिद्धियां वगैरह की जाएं। प्रथम प्रश्न पत्र के आरंभिक जो एक एक अंक के प्रश्न आते हैं उसमें कई बार पूछा जाता है उच्चारण स्थान के विषय में, कई बार पूछा जाता है दैत्यारी कैसे सिद्ध होगा, या श्रीसा कैसे सिद्ध होगा, या शुद्धि उपास्य कैसे सिद्ध होगा, या मध्वरी कैसे सिद्ध होगा। ये जो सिद्धि प्रक्रिया है उसको संक्षेप में पूछ लिया जाता है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैसे लिखा जाना है। तो सबसे पहले संस्कृत में यण संधि का वर्णन आता है। यण संधि, यण संधि। तो यण संधि में हमारे जो प्रयोग हैं, जो शास्त्रीय प्रयोग हैं, एक तो है शुद्धि उपास्य। शुद्धि उपास्य। दूसरा प्रयोग है मध्वरी। तीसरा प्रयोग है धात्रंसः, और चौथा प्रयोग है लाकृति ही। तो जब हम इसको सिद्ध करते हैं, शुद्धि उपास्य को हम लेते हैं सिद्ध करने के लिए, तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे सूत्रों की प्रवृत्ति होती है। शुद्धि उपास्य एक प्रयोग तो ये है। दूसरा प्रयोग है शुद्धि उपास्य, और दूसरा है इसमें शुद्धि उपास्य। ये शुद्धि उपास्य और शुद्धि उपास्य, इसके दो रूप बनते हैं। इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसकी सिद्धि प्रक्रिया है क्या। तो देखिए, शुद्धि भी उपास्य, शुद्धि उपास्य। शुद्धि भी उपास्य, शुद्धि उपास्य। वो जो लौकिक विग्रह का जो रूप है, शुद्धि भी उपास्य, शुद्धि उपास्य, तो वहां से विभक्ति लोप करने के बाद शुद्धि उपास्य शब्द हम उठाएंगे वहां से। तो शुद्धि उपास्य को हम ऐसे लिखेंगे इति स्थिते। शुद्धि उपास्य इति स्थिते, ऐसी स्थिति थी, है, इति स्थिते। और यहां पर देखा जाए तो शुद्धि उपास्य में 100 में ऊ है, ध में ई है, और उपास्य में ऊ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुद्धि उपास्य में ऊ के स्थान पे व, धी के ई के स्थान पे यण आदेश, ऊ के स्थान पे यण आदेश। इस तरह से इन तीनों वर्णों के स्थान पे कुछ न कुछ यण आदेश होने चाहिए, क्योंकि यण आदेश का मतलब ही होता है कि ई, ऊ, री के स्थान पे य व रल वगैरह होना। तो यहाँ पे जो प्राप्ति स्थल है 3 है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऊ के स्थान पे, ई के स्थान पे, ऊ के स्थान पे यण होना चाहिए। तो क्योंकि इकोण चीज का अर्थ है इक के स्थान पे यण होता है अच परे रहने पर। तो इक ऊ है, इक ई है, इक ऊ है, और अच परे भी है, अच परे भी है, इसको समझते हैं।
ये कैसे है इसे देखिए। यहां पे देखा जाए तो 100, यहां जो 100 है, 100 में ऊ है, फिर ध में ई है, और फिर उपास्य में ऊ है, फिर पास्य नाम का ये अक्षर है। तो ऊ के स्थान पे व हो जाना चाहिए था, ई के स्थान पे य हो जाना चाहिए था, और ऊ के स्थान पे व होना चाहिए था। तो वास्तव में युक्यणचि सूत्र से इन तीनों के स्थान पर व या व की प्राप्ति होती है। तो क्या किया जाए, क्योंकि युक्यणचि तो यही कहता है कि ई के स्थान पे व के स्थान पे इस तरह से हो, तो ये स्थिति बनती है। तब ऐसी अव्यवस्था में सूत्र रखता है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। देखिए सूत्र है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इसका अर्थ है सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। अर्थात जब कभी आप यण संधि कर रहे होते हैं, इकोणची से इक के स्थान पे यण करते हैं, तब तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य के सहयोग से ही आप करते हैं, क्योंकि ये कहता है कि सप्तमी निर्देशेन, क्योंकि इको यणची, इको यणची में अची जो है वो निमित्त है, अची सप्तमी का एक वचन है और वो निमित्त है। तो सप्तमी का निर्देश मान करके इको अणची से यण किया जाना है। अतः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र सप्तमी निर्देश होने के कारण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, यहाँ जो अव्यवहित पूर्व है ऐसा स्वर, ऐसा इक होना चाहिए जिसके स्थान जो अव्यवहित पूर्व हो, यानी कोई बाधा ना हो। तो आप देखेंगे कि ऊ के स्थान पे यदि हम करते हैं तो आगे स्वर परे है ई, लेकिन व्यवधान किसका है, ध का। यानी आप ऊ के स्थान पे वह नहीं कर सकते, क्योंकि ई परे जो है वो व्यवधान युक्त है, यानी शुद्ध रूप से हमें स्वर परे नहीं मिल रहा है, अची परे नहीं मिल रहा है। अच परे तो है लेकिन ध का व्यवधान है। यदि हम ऊ के स्थान पे करते हैं तो यहां भी अच परे तो है लेकिन प के बाद है स्वर, यहां भी प का व्यवधान मिल रहा है। तो बिना व्यवधान वाला जो हमें चाहिए था वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। न तो इसके स्थान पे कर सकते हैं और ना ही इसके स्थान पे कर सकते हैं, क्योंकि सूत्र का निर्देश है कि आप सप्तमी निर्देश करके जो कार्य होता है वो अव्यवहित पूर्व को होता है। तो अव्यवहित पूर्व को देखा जाए तो ई को हम कर सकते हैं, क्योंकि ई के तुरंत बाद अच परे ऊ है, इसलिए ई के स्थान पे ऊ, ई के स्थान पे ऊ परे होने के कारण ई के स्थान पे यण होगा। अर्थात हम यहां पे तो करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो इसको न हो, इसलिए तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र की हम सहायता लेंगे। तो ठीक है, अब निर्धारण हो गया। अब निर्धारण हो चुका है कि सुधी में जो ध में जो ई है इसके स्थान पर हमें यण करना है। तो ठीक है, ई के स्थान पर यण करने चलते हैं। लेकिन जब हम ई के स्थान पर यण करने चलते हैं तो हमारा नियम है इकोणची का, इक स्थाने यण स्यात्। इक में कितने अक्षर आते हैं? इक में 4 अक्षर आते हैं, ई, ऊ, री और ली। ये 4 अक्षर हैं। और ये चूंकि इसका भी बोधक है तो ये बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री भी इसके अंतर्गत आ सकता है। ली में बड़ा होता नहीं है। तो अब देखिए, इक का मतलब हो गया ये 4, 3, 7 वर्ण। इक के स्थान पे यण होता है। यण कितने हैं? यण देखिए, यण है य, व, र और ल। तो फिर से हम आते हैं नियम पे। इकोणची सूत्र से इक के स्थान पे यण होता है, तो इक ई है, ई के स्थान पे यण य व र ल चारों की प्राप्ति हुई, क्योंकि नियम तो यही है कि उक के स्थान पे वो हो, इक के स्थान पे यण हो। ये सामान्य नियम है। तो
तो एक के स्थान पे अनेक की प्राप्ति होने पर, क्योंकि यहां अव्यवस्था हो रही है, अव्यवस्था ये हो रही है कि इस एक ई के स्थान पे ये 5-5 प्रकार के, ये 4-4 प्रकार के जो यण हैं, इसकी प्राप्ति हो रही है। अतः हमारा एक सूत्र है स्थानांतरतमः। इसका सैद्धांतिक समझ ये है कि स्थानांतरत्म सूत्र ये कहता है कि प्रसंगे सति सदृशतम आदेशस्यात्, अर्थात जब प्रसंग हो, इक के स्थान पर यण करना हो, तो वही यण होगा जिसका अत्यंत निकटतम संबंध हो इसके साथ। तो आइए देखते हैं, हमारे पास जो ई है, ये जो ई है इसके स्थान पे हमें काम करना है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? इचुएसानम तालु, तालु उच्चारण स्थान है। और ल का उच्चारण स्थान इससे मेल नहीं खाता, र का उच्चारण स्थान मेल नहीं खाता, व का उच्चारण स्थान मेल नहीं खाता। य का जो उच्चारण स्थान है, य का उच्चारण स्थान भी इचुएसानम तालु के कारण तालु है। तो तालु उच्चारण स्थान होने के कारण ई के स्थान पे य होगा, व र ल नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था हम किस सूत्र की वजह से कर पाए? ऐसी व्यवस्था हम स्थानांतरतमः सूत्र की वजह से कर पाए। स्थानांतरतमः, स्थानांतरतमः। देखिए, समझने की चीज है ये। आईएएस की परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने के लिए जो विधि चाहिए, ये आपको क्लिष्ट लगेगा, लेकिन एक दो बार आवृत्ति होने के बाद आपको सरल लगेगा। मैं सुधिधन उपास्य में ई के स्थान पे यण करने की जब स्थिति बनी, तो समस्या ये आई कि ई के स्थान पे तो ये 4-4 होने चाहिए, क्योंकि ई के स्थान यण हो। तब फिर स्थानांतरात्मक सूत्र ये कहता है कि एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति होने पर स्थान गुण अर्थकृत प्रमाण से हम सदृशतम आदेश करते हैं। तो वास्तव में व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठम। देखिए, ई का उच्चारण स्थान तालु है, व का उच्चारण दंतोष्ठ है, इसलिए व ई के स्थान पर नहीं हो सकता। र का उच्चारण स्थान ऋटुरसाना मूर्धा है और ई का उच्चारण तालु है, इसलिए तालु स्थान वाले के स्थान पर मूर्धा स्थान वाला नहीं होगा। और ल के बारे में बात करते हैं तो ल का उच्चारण स्थान ऋतुलसानम दंता है और हमारा ई जो है वो तालु स्थान वाला है, तो तालु स्थान वाले के पास दंत स्थान वाला नहीं होगा। इसलिए तीनों जो है उसके स्थान न मिलने के कारण ये असिद्ध सिद्ध होते हैं। य का उच्चारण स्थान मिलता है, इसलिए हमने ई के स्थान पे य करने का निर्णय लिया। जब हम ई के स्थान पे य कर देते हैं तो क्या स्थिति बनती है? देखिए, तब स्थिति बन जाती है सु। अब निर्णय हो गया कि ई के स्थान पे य होगा, तो ये हो गया सुध य और उपास्य, ये स्थिति बन गई। सुध या उपास्य बनने के बाद एक अनचिच नाम का एक सूत्र है, अनचिच। अनचिच अच परस यर द्वेवास्तः। तो अस्य पर यर का वस्तुतः अनचिच की स्थिति हम लगाएं, इससे पहले यहां देखेंगे हमारे पास स्थिति है स, उ, ध, य और उपास्य। अच्छा, परस्यरो देवास्तः, ये है उ जो है ये अच है। अच्छा, ये जो ध है ये यर प्रत्याहार में आता है। तो जो ध है वो यर प्रत्याहार में कैसे आता है हम देख सकते हैं। ह या वरट, ह या वरट, लण यमंगणनम, झभय, घढ़धस, घढ़ धस, जब गड दस,
फ छ ठ थ च ट तव कपय सर। आप देखेंगे यर प्रत्याहार, ये यर प्रत्याहार, ये सूत्र कह रहा है अनचिच कि अचः परस्य यरो द्वेवास्तः, अच से परे यर को द्वित्व होता है। अच है उ, उससे परे यर है ध कैसे यर है वो मैंने बताया। य से लेके र के बीच में आपने हमने सूत्र लिखे, हय बरट से लेके और शशर तक के जो सूत्र लिखे हैं, ये रहा, र ये रहा। तो यर प्रत्याहार का निर्माण यहाँ से बनता है। इसके अंतर्गत जितने भी शब्द अक्षर हैं, सारे अक्षर यर प्रत्याहार में आते हैं। तो असल में यर प्रत्याहार में बहुत सारे अक्षर आ रहे हैं। ध जो है झभया घ ढ ध, ये जो ध है ये आराम से इस यर प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है। तो अच परस यर द्विवास्तः, अच से पर यर को द्वित्व होता है, अच से पर यर ध है उसको द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व होगा, द्वित्व होने का मतलब ये है कि आप ध को द्वित्व कर देंगे तो आपकी स्थिति बनेगी सु ध ध य उपास्य, ऐसी स्थिति बनेगी। ध को द्वित्व हो गया अनचिच से, तो सु ध ध उपास्य, यह स्थिति बनी। इसके बाद एक सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी सूत्र से, सूत्र है झलाम झलाम जस झसी। झलाम यानी झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार होता है, झसी यानी झस प्रत्याहार परे हो। तो झल में कौन कौन से प्रत्याहार आएंगे? झल में झ भ झ भ य घ ढ ध वगैरह से आएंगे। जस में क्या आता है? जस में ज ब ग ड द आएगा। और झस में क्या आएगा? पुनः झस में झ भ य घ ढ ध वगैरह आप पढ़ के देख सकते हैं कि इस तरह से वर्ण आएंगे। यानी झल के स्थान पे जस होता है। ये जो हमारा ध है, ये जो हमारा ध है, इस ध को हम झल कह सकते हैं। ये झल प्रत्याहार में आने वाला एक वर्ण है। तो झल के स्थान पर क्या हो? जस हो। जस कौन सा होगा? तो ध का उच्चारण स्थान, चूंकि इचु लसानम तालु, ऋतु लसानम मूर्धा, ऋतु लसानम दंता है, इस ध का उच्चारण स्थान दंत है। तो आप जवगढ़ जो जस है उसमें दंत स्थान वाला द होने के कारण हम ध के स्थान पे द करेंगे। तो ये झल है, झल को हो गया जस। तो हमारी स्थिति बनी सु द ध य और उपास्य, ये स्थिति बनी। और फिर इसके बाद झलाम जसी से ध को द होने के बाद संयुगांत पद की, संयुगांत पद जितने भी हैं, जो भी संयुक्त, जो स्वर रहित वर्ण होते हैं वो संयुक्त होते हैं। तो ये जो द ध य है, ये तीनों संयुगांत पद हो गए। इन सब का संयुगांत से लोप प्राप्त था, उसे रोक के यण प्रतिषेधो वाच्य, यण प्रतिषेधो वाच्य नियम से संयुगांत से लोप से इन सब का लोप प्राप्त था। फिर य का लोप प्राप्त हुआ और य का भी लोप निषिद्ध होने के बाद हमारा जो रूप बना वो बना। अब इन सबको जोड़ेंगे हम। हालांकि हमारी बात यही समाप्त हो रही है। हम शुद्धि उपास्य लेके चले थे, हमने शुद्धि के ई के स्थान पे य किया, ध को द्वित्व किया, ध को द्वित्व होने के बाद ध के स्थान पे द किया, झलाम जसंते से, झलाम झसी से, और फिर इसके बाद हमारी स्थिति बनी सु द ध य उपास्य। इन सब का लोप होने को चला, उसको रोक के अंतिम वाले य का लोप होने को चला। उस य का भी लोप निषिद्ध होने के बाद, सबका संयोजन करने के बाद हमारे रूप बने इस तरह से शुद्धियु शुद्धियु पास्य।
और जब विभक्ति कार्य किया गया, जब विभक्ति कार्य किया गया तो हमारा शब्द बन गया शुद्ध्युपास्यः, शुद्ध्युपास्यः। इस तरह से रूप की सिद्धि होती है, ये रूप बनता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक द है, एक ध है, फिर के बाद उपास्य है। चूंकि यहाँ पे अनचिच सूत्र अच परस्य द्विवास्तः, वो विकल्प से द्वित्व करता है, क्योंकि जब हम इसमें द्वित्व नहीं करेंगे, क्योंकि सुधी, अभी हम लोगों ने क्या किया था, ध को द्वित्व किया था, ई के स्थान पे हमने यह किया था, इसलिए हमारा रूप वो बना था। जब हमने ध को द्वित्व नहीं करेंगे, सुध य उपास, सुध सुधी उपास्य है, ई के स्थान पे यह हुआ, इसको द्वित्व हुआ नहीं। द्वित्व न होने के बाद ध को द करने की जो स्थिति थी झलाम जस झसी से, वो भी नहीं हुआ। तो न होने से हमारा जो दूसरा रूप बनेगा वो बनेगा शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य। विभक्ति कार्य करेंगे, विभक्ति कार्य करने के बाद शुद्ध्युपास्यः, ये दूसरा रूप बन के तैयार हो जाएगा। ये जो है हमारा विभक्ति कार्य करने वाला शुद्ध्युपास्य प्रथम रूप। और द्वित्व न होने पर, द्वित्व न होने पर एक ही ध के साथ जो रूप बन रहा है उस वो है ये दूसरा रूप। इस तरह से शुद्ध्युपास्यः, शुद्ध्युपास्यः दो रूप की सिद्धि होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि सामान्यतः जो समझा जाता है कि सुधि धन उपास्य ऐसी स्थिति है और इकोणची से ई के स्थान पे यह हो गया और वर्ण सम्मेलन हो गया, शुद्ध्युपास्य बन गया। ये प्रक्रिया संक्षिप्त प्रक्रिया या फिर दोषयुक्त प्रक्रिया है। वास्तव में वैदुष्यपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया जो है वो ये है कि सुधिधन उपास्य इति स्थिते धकारोत्तर वर्तिनः इकार से स्थाने तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानान्तरतमः इति सूत्रद्वय सहकारेण इको यणचि इति सूत्रेण धकारोत्तरवर्तिनः इकार से स्थाने य आदेशे सु ध ई उपास्य इति जाते अनचिच इति सूत्रेण द्वित्वे जलाम जज्झसि इति सूत्रेण धकारस्य दकारे स्वयंतस्य लोपेतन लोपे प्राप्ते अलोन्तस्य इत्यनेन अन्त्यस्य लोपे प्राप्ते यण प्रतिषेधो वाच्य इत्यनेन अन्तस्यापि यकारस्य लोप निषेधे वर्ण सम्मेलने शुद्ध्युपास्यः इति प्रथमं रूपं सिद्धम्। अनचिच इति सूत्रेण विकल्प पक्षे इति सूत्रेण धकारस्य द्वित्वाभावे शुद्ध्युपास्य इति द्वितीयं रूपं सत्स्यति सिद्ध्यति। ये पूरी प्रक्रिया है। अब चूंकि हमें संक्षेप में वहां 2 लाइन में लिखना होता है तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम संकेत तो कर दें कम से कम, केवल ये बताने की बजाय कि शुद्धिधन उपास्य ई स्थान यण आदेश से शुद्धिवा सिद्धम, ऐसा न कह के हम ऐसा बोल सकते हैं शुद्धिधन उपास्य इति स्थिते तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानान्तरतमः इति सूत्रद्वय सहकारेण धकारोत्तरवर्तिनः इकारस्य स्थाने यणि य आदेशे अनुचि चैतन्य द्वित्वे जस्त्वे वर्ण सम्मेलने विभक्ति कार्ये। देखिए इतनी सारी बातें जब आप वर्ण सम्मेलन बोलते हैं, विभक्ति कार्य बोलते हैं, 3-3 4-4 सूत्रों का काम एक साथ हो जाता है। संस्कृत में बहुत ही पांडित्यपूर्ण संक्षिप्तता का वर्णन है। तमाम प्रक्रियाओं को संक्षेप में कह, अनुबंध लोपे कह के आप पूरे 5-7 प्रकार के अनुबंध लोप की जो पद्धति है, तरीके हैं, उनको संक्षेप में कह सकते हैं। तो यदि संक्षेप में बोला जाए, जो बढ़िया से चीज़ों को सीख लिया जाए, संक्षेप में बोला जाए, तो हम इसको अच्छी तरह से परीक्षा को प्रभावित कर पाने में समर्थ होंगे। तो देखिए, एक मैं सामान्य रूप लेता हूं शुद्ध्युपास्य का। शुद्ध्युपास्य कैसे सिद्ध करना है, अब देखिए इतनी प्रक्रिया बताने के बाद शुद्धि उपास्य ऐसा लिख दिया आपने। फिर आप लिखते हैं इको यणची, इको यणची
इति य यणादेशे शुद्धिपास्यः इति रूपम सिद्धम, इति रूपम सिद्धम। इसमें आपको मेरे हिसाब से 1/4 नंबर मिलना चाहिए या 1/2 नंबर मिलना चाहिए। एक तो आपको नंबर 1/4 मिलेगा, दूसरा इंप्रेशन जो है ना, प्रभाव, प्रभाव नकारात्मक, प्रभाव नकारात्मक। अब परीक्षक नकारात्मक प्रभाव के साथ अब वो आगे बढ़ेगा, वो परीक्षक नकारात्मक प्रभाव के साथ आगे बढ़ेगा यदि आप ऐसा बनाते हैं तो। ठीक है, नंबर भी 1/4 दे रहा है या फिर वो आधा नंबर दे रहा है और नकारात्मक प्रभाव के साथ आगे बढ़ेगा वो। और यदि आप शुद्धि उपास्य को ऐसे बनाते हैं, शुद्धि उपास्य इति स्थिते, इति स्थिते। आपने थोड़ी देर पहले जो नकारात्मक प्रभाव वाला 1/4 अंक प्राप्त कराने वाला जो प्रयोग बनाया था, उस प्रयोग में एक लाइन, एक पंक्ति है, और अब जो हम बनाने जा रहे हैं इसमें 2 पंक्ति है या 3 पंक्ति हो सकती है। बस 2-3 शब्दों के बढ़ जाने मात्र से पूरा संप्रत्यय यहां आ जाता है और आप 2 फायदे लेते हैं। एक तो आप पूरे के पूरे अंक हासिल करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप परीक्षक को खुश कर देते हैं और परीक्षक आनंदानुभूति के साथ प्रसन्न मुद्रा में आगे बढ़ता है और आपको प्रभूत अंक या कम से कम पूर्णांक देने की मनस्थिति वाला बन जाता है। तो देखिए, अतः हम जो बताने जा रहे हैं आपको प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को आगे के तमाम प्रश्न पद्धति में पूर्णांक प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो देखते हैं, इति स्थिते, इको इति स्थिते, इसके बाद तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य। अब आपको आवश्यक नहीं है कि आप सारे सूत्रों को लिखें पूरा। तस्मिन् इति स्थानान्तरतमः, स्थानान्तरतमः इति सूत्रद्वय सहकारेण, इति सूत्रद्वय सहकारेण धकारोत्तरवर्तिनः, धकारोत्तरवर्तिनः इकारस्य, धकारोत्तरवर्तिन इकारस्य यत्वे, विभक्ति कार्ये, विभक्ति कार्ये शुद्धिपास्यः इति रूपम, इति रूपम सिद्धम। यानी जिसमें हमें 1/4 अंक मिल रहा था, जो शॉर्ट फॉर्म लिखा था हमने, उसमें हमने 2 पंक्ति लिखी थी, ये और ये। और जिसमें हम न केवल, इसमें 2 बात, इसमें हम अंक मिल रहे हैं कितने, एक अंक पूरा मिल रहा है और सकारात्मकता के साथ, और सकारात्मक प्रभाव परीक्षक के ऊपर डल गया है। पहले वाले में नकारात्मक प्रभाव था, इसमें सकारात्मक प्रभाव डल गया, 1 नंबर पूरे मिले, फिर आप इसको संपन्न करते हैं। तो जब आप हमारे समक्ष होंगे, सारी प्रक्रिया को एक बार समझना होगा। देखिए, आपको बॉलिंग करते समय बेशक कुछ कदमों की दूरी पर ही दौड़ के बॉलिंग करनी होती है बॉलर को, परंतु उस छोटे से स्थान पर दौड़ने के
सफल प्रयोग के लिए उसे मैदान के न जाने कितने राउंड मारने पड़ते हैं। तो अब जब आप हमारे सम्मुख होंगे, जब हमारे समक्ष होंगे, जब हम विस्तृत रूप से चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, तब वो हमारा एक तरह से मैदान के चारों ओर राउंड लगाने जैसी बात होगी। उस अभ्यास के बाद जब हम प्रक्रिया में आएंगे, जब हम सिद्धि प्रकरण में आएंगे, तो उस तमाम राउंड अप को, उतने सारे श्रम परिश्रम को संक्षिप्त करके इस तरह से लिख पाएंगे। क्योंकि चाहे वो छोटी जगह पे दौड़ लगाने की बात हो, चाहे बड़ी पे दौड़ लगाने की बात हो, इससे पहले का परिश्रम बहुत अपेक्षित होता है। पहले से अपेक्षा, अब पहले श्रम किया हुआ नहीं है, तो आप ऐन मौके पे जब आप काम कर रहे होते हैं, तब वो काम सफल नहीं होता है, रटा रटा रह जाता है और हम उनसे वंचित हो जाते हैं। तो ये था हमारा शुद्धि उपास्य। अब यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा मैं, यदि शुद्धि उपास्य ऐसा पूछा है, देखिए शुद्धि उपास्य, यदि परीक्षक ने ऐसा पूछा है तो निश्चित रूप से हमारा ये प्रयोग सिद्ध है। और यदि शुद्धि उपास्य ऐसा न पूछ के संयोग से यदि ऐसा पूछ दिया परीक्षक ने, यदि ऐसा पूछ दिया शुद्धि उपास्य, अर्थात यहाँ पे क्या अंतर है देखिए दोनों में। यहाँ पे हमारा जो अंतर है वो ये है कि यहाँ पे द है, वहाँ पे द नहीं है। यदि ऐसा पूछ लेता है तो हमारी ये जो स्थिति है इसमें दो शब्द और बढ़ जाएंगे, ये ध्यान रखने की बात है। यदि ऐसा पूछ दिया तो हमारे दो शब्द और बढ़ जाएंगे। वो कहाँ पे बढ़ेगा, ये देखिए, इकारस्य यत्वे, यत्वे, यत्वे के बाद यहाँ पे हम दो बात और जोड़ेंगे। क्या, अनिचिच इत्यनेन धकारस्य द्वित्वे जस्त्वे च, अनिचित जकारस्य, यहाँ पर दो बातें, यहाँ पर एक तो हम दो बातें, एक ये दो बात बढ़ाएंगे। तो ये बहुत ही सूक्ष्म के साथ आपको काम करने की आवश्यकता है। यहाँ स्पष्ट हो गया, मैं आपको और स्पष्ट बता दूं, यहाँ पे स्पष्ट हो गया शुद्धि उपास्य यदि वो ऐसा पूछता है तो हमारा वो काम आ जाएगा। और यदि शुद्धि उपास्य ऐसा पूछता है तो कुछ और स्थिति बनेगी। तो ऐसे पूछे जाने पर दोनों ही अलग अलग प्रयोग बनते हैं, दोनों में अलग अलग स्थिति बनती है। ऐसा पूछे जाने पर हम कहेंगे शुद्धि उपास्य इति स्थिते या इति जाते। फिर हम सूत्र लेंगे तस्मिन् नीति और स्थानांतरतमः इति सहकारेण इको यणचि इति यणि। अनचिच इति धस्य द्वित्वे झलाम जझसि इति जस्त्वे। विभक्ति कार्ये। अब देखिए इतना सारा काम होने के बाद हमारा शब्द बन के तैयार हो रहा है। जो परीक्षक ने मांग की थी वो शब्द बन के तैयार हो गया, शुद्धि उपास्य इति सिद्धम। शुद्धि उपास्य इति सिद्धम।
एक नंबर का प्रश्न है, हमने इस तरह से 4-5 बातें, कितने शब्द लिखे हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 शब्द लिखे हमने। कोई तीर नहीं मारा हमने, लेकिन 22 शब्द में जो हमने जादू भरा है, 22 शब्द में जो हमने सारे संकेतात्मक बातें दी हैं, वो परीक्षक को एकदम प्रसन्न कर देने वाला है। कुछ बात छूटी नहीं है। केवल 20 शब्दों में 2 पंक्ति में हमने पूरी बात लिख दी है। ऐसा पूछा जाए तो ऐसा लिखा जाएगा, और यदि ऐसा नहीं पूछा गया है, ऐसा पूछा गया है जो सामान्यतः प्रचलन में है, तो हम क्या करेंगे? तब हम इसमें ऐसा करेंगे, सुधी, देखिए आप, सुधी धन उपास्य। खबरदार, खबरदार जो आपने विसर्ग लगाया, क्योंकि दुनिया विसर्ग लगा रही है, यूपीएससी के विद्वान भी विसर्ग लगा रहे हैं, लगाने दीजिए उनको, वो गलत हैं। आप गलती मत कीजिए, क्योंकि इसके कंसेप्ट बिगड़ने से समास वगैरह तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उन सब में आपका कंसेप्ट बिगड़ जाएगा। ये जो स्थिति है सुधि धन उपास्य, सुधि भी उपास्य इति लौकिक विग्रह, सुधि भिस उपास्य सु इति अलौकिक विग्रह, और विभक्ति लोप होने के बाद सुधि उपास्य, ये स्थिति बचेगी। अब हमारी प्रक्रिया संधि की शुरू होने जा रही है। सुधि उपास्य इति स्थिते, है ना, इति स्थिते, और इसके बाद आप बताएंगे ये सारी बातें। तस्मिन् नीति, और कौन सा सूत्र है? स्थानांतरतमः, वही बात आ रही है, तस्मिन् नीति। अच्छा, सूत्र लिखते समय कभी भी ध्यान रखिए, क्योंकि आप इसका उदाहरण दे रहे हैं, पाणिनि के अष्टाध्यायी से उद्धृत कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तस्मिन् नीति स्थानांतरतमः इति सूत्रद्वय सहकारेण, इति सूत्रद्वय सहकारेण हमने लिया। इको अणचि इति, ये फिर सूत्र लिया, सूत्र को कोटेशन में डालेंगे। इको अणचि इति यणि, इको अणचि इति यणि, रूपांतरण मत कीजिए, एजिटी ले लीजिए। अनचीचा लगाने वाले हैं नहीं हम, क्योंकि हमें द को ध दिखाना नहीं है, और झलाम जसंत भी लगाएंगे, और फिर विभक्ति कार्य ले लेंगे, यणि विभक्ति कार्य शुद्धि उपास्य इति रूपम सिद्धम, इति सिद्धम। इस तरह से सूक्ष्मेक्षण का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आ गया कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। शब्दों के बदलने से और शब्दों के आगे पीछे होने से बहुत सारा अर्थ बदल जाता है। तो ये शुद्धि उपास्य हमने लिया। इसी तरह से आप दूसरा उदाहरण लेंगे, शुद्धि उपास्य के बाद मध्वरी प्रयोग है। मध्वरी में भी ऐसी स्थिति बनती है, तो आइए मध्वरी को देखते हैं। हमारे पास मध्वरी एक तो है मध्वरी ही, और एक है मध्वरी ही, क्योंकि दो रूप बनते हैं इसके भी। तो इसे कैसे बनाएंगे देखिए। इसमें हम क्या करेंगे, मधु धन अरि, विसर्ग नहीं आएगा, मधु धन अरि, इति स्थिते, इति जाते। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, अब यहां पे देखा जाए, ध्यान देने की बात है, मधुधन अरि में क्या स्थिति है? म है, अ है, ध है, उ है और अरि है, ऐसी स्थिति है। तो यहां पे सूत्र कहता है इक के स्थान पे यण होता है। तो यहां पे कितने इक हैं? अच परे भी है
और इक है वहां पे यण हो सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे केवल और केवल एक इक है। ऊ जो है इक प्रत्याहार में आता है, एक ही इक है। अरि में जो रॉ में ई है उसके आगे स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, इसलिए अरि के री के ई के स्थान पे यण की प्राप्ति होगी ऐसा हम नहीं कह सकते। अब यहाँ की बुद्धिमत्ता देखिए, समझदारी समझिए आप। यहां पर हम तस्मिनित निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र को नहीं लगाएंगे, क्योंकि तस्मिनित निर्दिष्टे पूर्वस्य तब लगता है जब एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति, अनेक हो। जैसे सुधि उपास्य में था, सौ में ऊ था, धी में ई, फिर उपास्य का ऊ, तीन तीन स्थितियां थी। तो तीन तीन स्थितियों के जगह पर किसके स्थान पे किया जाए, ये जब आशंका हुई थी तब तस्मिनित निर्दिष्ट पूर्वस्य ने समाधान दिया था कि अव्यवहित से पूर्वस्य बोध्यम, अव्यवहित पूर्व को होना चाहिए। यहां पर ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। सबका सार ये है कि तस्मिनित निर्दिष्ट पूर्वस्य सूत्र यहां नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है, झगड़ा ही नहीं है, तो उसे क्यों लगाएं हम। अनियम नियमकारिणी परिभाषा, तो तस्मिनित निर्दिष्ट पूर्वस्य जो नियम था वो विवाद की स्थिति में, यहां विवाद है ही नहीं। एक ही वर्ण है ऊ, वो इक में आता है, आगे अव्यवहित परे जो और स्वर है उसके स्थान पे हो जाएगा। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे वो देखिए आप। छोटी छोटी बातें हैं, इसी से परीक्षक समझ जाता है कि बच्चा रट्टू तोता है कि थोड़ी भेजा वाला है। यदि भेजा वाला है, समझ रखता है, चीजों को समझता है, तार्किक है, वो तार्किक व्यक्ति तो कुछ कर पाता है, तार्किक बनने की आवश्यकता है। ये संस्कृत जो है ना, ये फिजिक्स वाले और साइंस वाले से कम नहीं है, इसमें भी बहुत उत्तम कोटि की तार्किकता है। और उन सब तार्किकता का प्रयोग किया जाए तो बहुत ही प्रांजल, बहुत ही प्रभावी संस्कृत लिखी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे हम पूरी स्थिति बता देते हैं। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर मधुधन अरि इति जाते स्थानांतरतमः, इसको तो लेना पड़ेगा, स्थानांतरतमः, स्थानांतरतमः इति सहकारेण, इति सहकारेण धकारोत्तरवर्तिनः, धकारोत्तरवर्तिनः उकारस्य स्थाने, उकारस्य स्थाने, धकारोत्तरवर्तिनः उकारस्य स्थाने यणीकृते यणीकृते अनचिच, अनचिच इति धस्य द्वित्वे, अनचिच इति धस्य द्वित्वे, फिर ध को जस्त भी होगा, जस्त्वे चकृते, जस्त्वे चकृते, जस्तु चकृते विभक्ति कार्य जाते, विभक्ति कार्य जाते, विभक्ति कार्य होने पर विभक्ति कार्य जाते, विभक्ति कार्य जाते मध्वरी इति रूपम सिद्धम, मध्वरी ही इति सिद्धम। अब यहां ध्यान देने की बात है, मधुधन अरि है, हमने तस्मिनित निर्दिष्ट पूर्वस्य का सहयोग नहीं लिया क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। हमने सहयोग स्थानांतरत्म का लिया,
इको यणचि से यण किया, यण किया। यण करने के बाद हमने मधु धन अरि में जो ध है उसको अनचिच से द्वित्व किया, और द्वित्व होने के बाद जो एक ध है उसको द हुआ, तो मध्वरी बना। और मध्वरी बनने के बाद फिर से हमने विभक्ति कार्य किया, तब जाके विभक्ति कार्य के बाद विसर्ग आया और मध्वरी रूप सिद्ध हुआ। तो इस तरह से ये वाला जो प्रयोग है ये 2020 में ये वाला नहीं पूछा गया था, ये वाला पूछा गया था। जब ये वाला पूछा गया था तो यहाँ पे जाहिर है हमें जो बात माइनस करनी वहाँ पे वो ये है, सब कुछ वही होगा, लेकिन हम अनचिच को वहाँ नहीं लगाएंगे। अनचिच वाली बात हम ये माइनस करेंगे, ये सारी बातें हम माइनस कर देंगे और इन बातों को माइनस करके लिख देंगे, हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। मतलब वहाँ लिखेंगे हम मधुधन अरि इति जाते स्थानांतरत्वम इति सहकारेण धकारोत्तर वर्तिना उकार से स्थाने इकोणचि इति यणि कृते विभक्तिकारी च कृते मध्वरी इति रूपम सिद्धम, ये वाला रूप यहाँ सिद्ध हो जाएगा। तो ये वाला पहला और ये वाला दूसरा। ये दूसरा कैसा, एज इट इज इसको ले लीजिए, केवल अनचि च इनको हटा करके। ये पूछा जाता है तो ये आ जाएगा, वो पूछा जाता है तो यहाँ पे इसको माइनस करके वो बात लिखेंगे, हमारा मध्वरी प्रयोग सिद्ध हो गया। और प्रभाव कैसा पैदा किया आपने, जबरदस्त प्रभाव परीक्षा के ऊपर कि हाँ भाई ये माइन्यूट चीजों को समझता विद्यार्थी। इस तरह से हम चूंकि ये आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, संधारित है, तो 4 प्रयोग, ये विशेष बात है कि कभी भी परीक्षक जो है ना, पुस्तक के जो मूल उदाहरण है लघु सिद्धांत कौमुदी उससे हट के नहीं पूछ रहा है। वो हर बार जैसे युकणचि में 4 उदाहरण है, मध्वरी, शुद्धिपास्य, धात्रंश, लाकृति, इसी में से प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं। लेकिन शुद्धता की दृष्टि से, सूक्ष्मता की दृष्टि से देखा जाए तो चारों के चारों अलग अलग प्रकार से बनते हैं। जैसा भी आपने देखा मध्वरी में तस्मिनित निर्दिष्ट पूर्व से नहीं लगा, तो मध्वरी शुद्धिपास्य मध्य धात्र्यंश। अब धात्र्यंश में आप देखेंगे वहां भी तस्मिनित निर्दिष्ट पूर्व से नहीं लगेगा। और लाकृति में आप जब जाएंगे तो लाकृति में भी तस्मिनित निर्दिष्ट पूर्व से नहीं लगेगा। तो इस तरह से सब जगह अपनी अपनी विशेष स्थिति है, उस हिसाब से प्रयोगों को बनाया जा रहा है। तो मैंने आज आपको एक दिग्दर्शन मात्र किया है, विस्तृत चर्चा नहीं की है, क्योंकि इसको समझने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, इसको समझने के लिए समय की आवश्यकता है, बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और दिखाए जाने की आवश्यकता है। और वो जो ऑफलाइन क्लास होती है उसी में सारी बातें की जा सकती हैं। इसमें जो प्रबुद्ध विद्यार्थी हैं उनके लिए ये कक्षा उपयोगी हो सकती है, लेकिन यदि कोई आरंभ करना चाहता है, चीज़ों को सीखना चाहता है, तो ज़्यादा अच्छा होगा वो गुरु के अभिमुख बैठकर चीज़ों को सीखे, जाने, समझे और फिर अपने प्रयोगों को करे, तो वो ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो मैं आज इकोणचि की चर्चा की थी, यण संधि की चर्चा की है। अगले चरण में मैं संधि क्रम प्राप्त जो भी विषय होगा उसमें लूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कल पुनः मिलते हैं इस वादे के साथ।